नमस्कार। आज मैं मुंबई में जिस खास इंटरव्यू के लिए बैठा हूं, जिस खास मुलाकात के लिए बैठा हूं, इस शख्सियत से मेरी मुलाकात इनसे हुई थी लोकसभा के चुनाव के भी दौरान। तब से लेकर अब तक कांग्रेस की स्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है और आप उम्मीद भी नहीं करते कि कांग्रेस की स्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसीलिए इनके ऊपर जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो बहुत गंभीर है। मेरे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता यहां पर, और एक ऐसी सियासी स्थिति में जो बिल्कुल बदल चुकी है। इनका सबसे पुराना साथी और रिश्ता जो था, इसे मैं हमेशा कहता हूं महाराष्ट्र में पुरानी दोस्तियां टूटने का मौसम चल रहा है, तो वो रिश्ता एनसीपी के साथ टूट गया है। पृथ्वीराज चौहान, मैं दो तीन चीजें सीधे सीधे आपसे पूछना चाहता हूं। एक चीज मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आपके विरोधी हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि आप उनके काम नहीं करते, मतलब बड़े एपॉलिटिकल तरह के आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आपको लगता है अब वो विरोधी जो है वो एक्चुअली आपके विरोधी हो गए? अब तो रिश्ता भी टूट चुका है, तो वो बार बार ये कह रहे हैं फाइलें नहीं क्लियर करते, ऐसा नहीं करते, पृथ्वीराज चौहान ऐसे हैं, पृथ्वीराज चौहान वैसे हैं। ये चार्ज अभी भी लगता है? अभिज्ञान, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अब मैं मुख्यमंत्री अब आप मुख्यमंत्री नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, ये बिल्कुल टेक्निकली बिल्कुल सही पॉइंट है कि अब आप मुख्यमंत्री नहीं हैं। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति शासन लग चुका है, बिल्कुल सही पॉइंट। जहां तक कि काम करने का बातचीत है, ये कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा आरोप लगाया गया कि जिस हालात में मैं यहाँ आया, विशेषकर रियल एस्टेट में जो घटनाएं घटी, जिससे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को जाना पड़ा। नहीं, बिल्कुल सर, पृथ्वीराज जी, मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ साहब, आपने बिल्डरों को फायदा नहीं कराया, जो एक पारंपरिक तरह की और बहुत भ्रष्ट रही है महाराष्ट्र की राजनीति। मैं भी उसको 1998 से देख रहा हूँ। कह रहे वो सब काम पृथ्वीराज चौहान ने अपने कार्यकाल में नहीं करने दिए, इसलिए आपके विरोधी ज्यादा बढ़े। देखिए, मैं किसी बिल्डरों के खिलाफ था या मैं उनको रोकना चाहता था, ऐसी बात नहीं थी। कुछ नीतियां ऐसी बनी थी जो बिल्डरों को और कुछ चंद लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती थी और राज्य का नुकसान हो रहा था। तो मैंने यही कोशिश की कि ऐसी गलत नीतियां को बदले और वहाँ पे सही नीतियां लाकर कुछ जो ज़मीन के जो मूल्य है, मुंबई की ज़मीन की जो कीमत है, उसके जो कुछ हिस्सा राज्य के खजाने में वापस आए, ताकि उससे हमारे गरीबों के लिए घर बन सके, झोपड़े हट सके। और इसी तरह की नीतियां बनाने की कोशिश की। जब तक वो नीतियां नहीं बनी तब तक पुरानी नीतियों पे मैंने काम नहीं किया, जो बहुत गलत थी। अगर मैं एक दो उदाहरण दूंगा कि हमारे यहाँ पब्लिक पार्किंग लॉट की पॉलिसी चली थी कि मुंबई में गाड़ियाँ रास्ते पे पार्क होती है, तो क्या कोई ज़मीन मालिक ऐसी कोई इमारत बनाएगा जिसपे मल्टी स्टोरीड पार्किंग लॉट बना के उस सरकार को दे दे। बन गई पॉलिसी, कोई गलत नहीं कि पब्लिक पार्किंग लॉट बनना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि लोगों ने 26 मंजिली पब्लिक पार्किंग लॉट बनाया। अब मुझे बताइए, आप अपने परिवार के साथ कोई पिक्चर देखने जाते हैं, कोई शॉपिंग करने जाते हैं, क्या 26 मंजिल तक आप गाड़ी को ऊपर चढ़ाएंगे, वहाँ बिठाएंगे, फिर 2 घंटे के बाद वापस गाड़ी लाएंगे? इस तरह से कुछ नीतियाँ थी, मैंने बदल दी सारे आने के बाद। साथ ही में जब जो इंसेंटिव दिया जाता था, ये क्यों 26 मंजिलें 15 मंजिलें बिल्डिंग बनती थी? क्योंकि इंसेंटिव काफ़ी मिलता था एफएसआई के रूप में, ताकि आप महंगी जगह जाके उस फ्लोर स्पेस इंडेक्स को यूज़ कर लें और काफ़ी मुनाफा कमाएं। तो उसमें कोई प्रीमियम लेने की व्यवस्था नहीं थी, हमने प्रीमियम लगा दिया, जिसके चलते सरकार के पास हजारों करोड़ के रुपए आए। और उसके चलते जब हमने नीतियां बदली तो उसके बाद हमने उस पॉलिसी के चलते प्रोजेक्ट हमने मंजूर किए। तो जैसे कुछ फंजिबल एफएसआई की पॉलिसी थी, जो यहाँ के लोग पूरी तरह जानते हैं। एक व्यवस्था ऐसी थी कि आप जाके टेबल टू टेबल जाइए और एक विशेष फैसिलिटी ले लीजिए, विशेष कंसेशन ले लीजिए, और उस कंसेशन की फिर कीमत होती थी। तो वो हमने सब बंद कर दिया। हमने कह दिया कि बस 35% आपको अतिरिक्त एफएसआई मिलेगा और उसके पैसे देने पड़ेंगे। 3000 करोड़ रुपए सरकार के पास आए सालाना।
तो कुछ ऐसी बातें मैंने कोशिश की कि इसको सेक्टर को क्लीन करने के लिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए, ताकि छोटे बड़ों को एक जैसे काम करने का मौका मिले और सरकार के पास। क्या आपको लगता है, यही मैंने आपसे इस सवाल लोकसभा के दौरान भी पूछा था, क्या आपको लगता है कि यही वो लॉबी थी जिसने सियासी तौर पर आपको सबसे ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की कि ढीले मुख्यमंत्री हैं? देखिए, कुछ जिस करना दिन नहीं मैं चाहते? आया था, ये बहुत ताकतवर लॉबी मुंबई की, पृथ्वीराज जी, बिल्कुल आप सही भी बात। जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और उसमें नेक्सस जो है वो भी आप जानते हाँ हैं। हाँ, वो नेताओं, जिस दिन मैं आया नेताओं था, का, अफसरों का और बिल्डर्स का गठजोड़ है, तो सबसे पुरानी जिस दिन मैं आया बात था है मुंबई की। और जब मुझे मैंडेट दिया गया था, आप जानते हैं कि जब ये घटनाएं घटी तो उसके बाद कांग्रेस का एक बुरारी अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस अध्यक्षा ने एक स्पष्ट आदेश दिए थे कि सारे मुख्यमंत्री अपनी डिस्क्रिशनरी अधिकार छोड़ दें, हाँ, और जमीन देने पारदर्शक का। सही बात है। तरीके से काम करें। सही बात। उस मैंडेट के साथ मैं आया था। जब मैंने काम करना शुरू किया तो कई लोगों को स्वाभाविक है कि नाराजगी हुई, और कांग्रेस के भीतर भी, कांग्रेस के भीतर भी, पृथ्वीराज जी, हकीकत है देखिए, कि कांग्रेस के भीतर भी लोग आपसे नाराज हुए, क्योंकि उनको लगा कि जिस तरह से वो अपनी सियासत पिछले 15 वर्षों तक करीबन कर रहे थे, उसे आपने रोकने की कोशिश की, इसलिए आप पॉलिटिकली बड़े कंपैटिबल सारे लोग थे उनके लिए। नहीं, सारे लोग नहीं थे। कुछ लोग जो व्यावसायिक थे और जिनको इन नीतियों से उनके व्यवसाय में कुछ असर पड़ा, जिनको जो नहीं चाहते थे कि नई बदलाव आए, इस पॉलिसी में, नीति में कोई बदलाव आए, जो चाहते थे कि पुराने ढंग से ही काम चले, वो लोग नाराज थे। लेकिन कांग्रेस के भीतर भी आप कहेंगे सब जगह अक्रॉस द, लेकिन देखिए, कांग्रेस के भीतर नहीं, जो लोग व्यावसायिक थे, वही लोग जिनका बिल्डर होने का रोल था, उनको तकलीफ हुई जरूर, ठीक है, लेकिन इसके चलते एक शुरू कर दिया कि भाई फाइलें नहीं हो रही है। मैंने ध्यान दिया पूरे अपने कार्यकाल में नीतियों पर, जो नीतियां, जो निर्णय 10 साल से पेंडिंग थे पूरे राज्य में। और क्यों पेंडिंग थे? क्योंकि उसमें आम राय बनाना मुश्किल था, कई लोग विरोधी मत थे, तो उनको साथ में आकर उनको बिठाकर कोई निर्णय लेना था। ऐसे निर्णय मैंने बहुत सारे लिए। निजी फायदे के लिए कोई एक आधी, किसी बिल्डिंग में कोई कंसेशन देना है या किसी बिल्डिंग में कोई लैंड यूज चेंज करना है, तो इस तरह के काफ़ी यहाँ पे लोग घूमते रहते थे कि वो फाइल लाते थे। अच्छा, वो करना भी आवश्यक होता है, कई बिल्डरों के दलाल जो कि ब्यूरोक्रेट से कनेक्ट कई बार करना होता है, लेकिन ये सब बातें बड़ी व्यवस्था के अंदर नीति बदल के, जैसे अर्बन लैंड सीलिंग का कानून दिल्ली में रद्द हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है। तो क्या उसको हम उस पर शिथिलता लाने की कोशिश करें? हमने काफ़ी कोशिश की। कई अनऑथोराइज बिल्डिंग बहुत सारी बनी थी, उसको किस तरह से उसको ट्रीट किया जाए। जैसे उदाहरण के तौर में बताऊंगा कि मुंबई, पुणे के साथ में जो पिंपरी चिंचवड़ महापालिका है, वहाँ पे हाईकोर्ट ने ऐसा रूलिंग दिया है कि इस पिंपरी चिंचवड़ के कुछ क्षेत्र की 66,000 इमारतें गैर कानूनी है, उनको गिराया जाए। अभी काफ़ी अव्यावहारिक था कि 66,000 इमारतें गिराने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने दिन लगेंगे, लेकिन कोर्ट ने कह दिया था अगर कोई नहीं करता तो कोर्ट उस पर नाराज हो जाती थी। तो इस टाइप के निर्णय थे। अब दबाव आया कि नहीं, इन सबको लीगल कर दो, और सिर्फ पिंपरी चिंचवड़ में, पूरे राज्य में लीगल कर दो। तो ऐसी बातें, ऐसा टकराव होता था जिसमें कुछ फर्म फैसले लेने की आवश्यकता थी, और लोग नाराज होते थे कि भाई ये अगर हो जाता तो हम। आपको लगता है, लोग पूछ रहे, जैसे भी मैं हाल में वापस आया और कई सालों के बाद मैं स्लम्स में गया मुंबई के वापस, जिसमें धारावी भी शामिल था। हकीकत यह है कि एक रिपोर्टर के तौर पर मैंने पाया बहुत कुछ नहीं बदला है, और सब लोग वहां पर वही बात बोलते हैं, साहब वोट बैंक है, यहाँ सियासत होती है, यहाँ ये होता है। लोग कहते हैं SRA जो 1995 का आपका कानून रहा है, और इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दोषी या कोई और जिम्मेदार है, उसमें भयंकर भ्रष्टाचार रहा है। बिल्डरों को ये स्लम रिहैबिलिटेशन के नाम पर बहुत फायदा। मेरा सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं बार बार कि आपने अगर कुछ सही उसमें करने की कोशिश की तो लोगों को तो आपको सराखों पर बैठा के रखना चाहिए था, उसके बजाय वो आपको आरोपित कर रहे हैं कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। देखिए, क्या है कि जिसका आपने उल्लेख किया, हाँ, स्लम्स का, झोपड़पट्टियों का पुनर्निर्माण करने की योजना शिवसेना के कार्यकाल में बनी थी। बिल्कुल सही बात है। जिसमें बुनियादी गलतियां थी कि जैसे कि जो बाहर से आते हैं लोग, गैर कानूनी रूप से रहते हैं, और उनका पुनर्निर्माण करने के लिए जो शर्तें रखी गई थी, उसमें
इस तरह के बातें होना स्वाभाविक था। लेकिन अब ये क्या है कि पॉपुलिस्ट स्कीम बन गई है, उसको बदलना बड़ा आसान है और बदलने के लिए बहुत बड़ी आम राय करना मुश्किल है। पृथ्वीराज जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कहते हैं मुंबई के तमाम बड़े बिल्डर्स जो ये एसआरए से पैदा हुए, इसीलिए इससे लाभ लेकर पैदा हुए, इतना ज्यादा फायदा होता है। जैसे मैंने धारावी का आपने उल्लेख किया, हाँ, धारावी में मैंने एक प्रयोग किया। मेरे दोनों सीनियर कैमरा पर्सन मौजूद हैं, अभी भी वही गलियां हैं, तो मैंने अंधेरा है, घुसने में हकीकत की बात है, मैंने कभी-कभी आपको पुनर्निर्माण के लिए मैंने कोशिश की कि निजी बिल्डरों के पास जाने की बजाय क्यों ना हम महाराष्ट्र सरकार की जो म्हाडा एजेंसी है, महाराष्ट्र गृह निर्माण व्यवस्था के लिए जो एजेंसी बनी, उसके माध्यम से किया जाए। पहली इमारत बनी, म्हाडा ने पहली इमारत बनी, आप जाके देखिए, बहुत सुंदर अच्छी इमारत बनी है। लेकिन उसकी परमिशन मिलने के लिए केंद्र सरकार में जो हमारा हवाई जहाज का मंत्रालय, उन्होंने परमिशन नहीं दी कई सालों तक, क्योंकि हाइट की बात उसमें रहती है। हाँ? तो कई सारी दिक्कतें आई, एनवायरनमेंट की दिक्कतें आती है। मुंबई में कोई बिल्डिंग का प्लान नक्शा मंजूर कराने में 30-30, 40-40 जगह से परमिशन लेनी पड़ती है, 2-2 साल लग जाते हैं, कीमतें बढ़ती है। तो इस व्यवस्था में सरलता लाने की कोशिश की, हमने कुछ हद तक सरलता लाई है। अब बिल्डिंग प्लान्स अब कंप्यूटर पे सबमिट कर सकते हैं, ऑटो कैड पे कर सकते हैं। साथ ही में कई सारे जो हमने निर्णय बदले, उससे निर्णय प्रक्रिया कुछ गतिमानता आई, लेकिन पूरी तरह से मैं समाधानी नहीं हूं। ये ईमानदार स्टेटमेंट आपके पूरी तरह से खुद संतुष्ट। लेकिन मैंने जैसे धारावी की बात की, एक हमने प्रयोग किया कि म्हाडा के माध्यम से हम इसका पुनर्निर्माण करें, जिसका अच्छा नतीजा है, उसको हम आगे चलाना चाहेंगे, लेकिन काफ़ी दिक्कतें हैं। तो जो बुनियादी तौर से शिवसेना ने एक पॉपुलिस्ट योजना का घोषणा की, 40 लाख घर बनाने की बात की थी अपने कार्यकाल में, और जिसके चलते एसआरए की योजना बनाई थी, वो कामयाब नहीं हुई और बिल्डरों का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। आप बड़ी अजीब सी सिचुएशन में हैं। विपक्ष स्वाभाविक है कि आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि साहब बेकार सरकार है, निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। आपने जिसके साथ सरकार चलाई वो थी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, वो आपसे अब अलग हो गई है। तो अब जो कुछ भी हुआ उससे आप अपने आप को एनसीपी से कैसे अलग करेंगे? सर, मेरा सवाल पूरा होने दे। कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति आज आपको क्यों वोट दे? अगर वो देखेगा तो कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही है उसके सामने, आप उससे क्या कह के वोट मांगेंगे? नहीं, एनसीपी को भूल जाइए, अब तो बाद में देखेंगे, हमने तो बहुत अच्छा काम किया, हमें वोट। ऐसे नहीं, देखिए बात यह है कि 1999 में 4.5 साल के शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के बाद जो अर्थव्यवस्था हमने पाई, जिस तरह से सरकार चला, जिस तरह से एक्सटॉर्शन की बातें चली, कोई भी आप नई गाड़ी खरीदिए, नया फ्लैट खरीदिए, लोग पहुंच जाते थे घर में कि हमारा हिस्सा कहाँ है। जैसे गुंडागर्दी चली, माफिया का राज चला, उसके चलते लोगों ने शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को के सरकार को हटा दिया 1999 में, और कांग्रेस के हाथों सरकार दी। चाहे एनसीपी का उस समय जन्म हुआ था, पार्टी बढ़ गई थी और हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन फिर भी कांग्रेस के विचारों को लोगों ने अहमियत दी और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया। और तब से 15 साल तक लगातार कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कुछ नहीं, 3 चुनाव हुए और कांग्रेस के हाथों सत्ता हमने दी। जो अर्थव्यवस्था टूट गई थी, जो इकोनॉमी बिल्कुल शैम्बल्स में थी, उस इकोनॉमी का हमने हाथ में लिया और आज महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वी आर नंबर 1, ये हम यहाँ लाए। अब इसे दोनों ने पार्टी ने साथ में काम किया, ये बात नहीं, लेकिन क्या चीज़ बदल गई? बदल गई लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई। क्षेत्रीय पार्टी जो होती है उनका एक स्वभाव धर्म होता है कि वो हमेशा केंद्र सरकार के साथ रहती है। आप पुराने उदाहरण लीजिए, फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार वाजपेयी सरकार के साथ मिल गई। कोई उन्होंने कम्युनल फोर्सेस की बात नहीं की उस समय, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो अपना राज्य को मदद करनी है, तो हम तो केंद्र सरकार के साथ जाएंगे। यह एक मानसिकता हो जाती है। अब की जब हम बैठे थे छठी बार, हमने 3 लोकसभा चुनाव साथ में लड़े हैं, 2 विधानसभा चुनाव साथ में लड़े हैं, अब ये छठा चुनाव साथ में जा रहे थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब क्यों नहीं बन पाई, ये दोनों को पूछना पड़ेगा, एनसीपी को पूछना पड़ेगा, हमें पूछना पड़ेगा। एनसीपी ने कुछ ऐसी शर्तें रखी
जो उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। जैसे मैंने क्या कहा, शर्तें थी वो, ऐसी क्या शर्तें थी? जैसे मैंने कहा कि 15 5 साल बार का हमने, गठबंधन टूट जाए और अब आप आरोप लगा रहे कि एनसीपी मोदी की सरकार की तरफ जाना नहीं चाहती है। देखिए, मैं बताना चाहूँ, तर्क देना चाहूंगा कि 5 बार हम साथ में बैठे, हमने 5 बार हमने सरकार बनाई। अब की बार जब हम पहले बैठे तो पहली मीटिंग के 5 मिनट में उनकी तरफ से कहा गया, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए हमको 30 सीटें ज़्यादा चाहिए। कितनी? 30 सीटें, नहीं तो आगे बात नहीं होगी। 114 से 144 सीट हमको चाहिए, नहीं तो बात नहीं होगी। अब ऐसे कोई प्री कंडीशन किसी बातचीत में नहीं रखता, ये तो बिल्कुल असंभव है। जैसे भारत पाकिस्तान की बातचीत हो रुका कि पहले कश्मीर दे दो फिर बात करेंगे, तो इस तरह से बात हुई, नहीं बात चली। हमने धीरे धीरे फिर बैक चैनल चलाया, कुछ बात हुई, दिल्ली में बातचीत हुई, एंटनी साहब के साथ और अहमद पटेल साहब के साथ शरद पवार जी की बात हुई, उसमें बात आगे बढ़ी। फैसला हुआ कि नहीं, गठबंधन तो करना चाहिए, लेकिन कुछ डिटेल्स की बातें करो, और ये चलती रही बातें। हमने कुछ पेशकश की कि चलिए देखिए 2009 में आपकी हमसे कम सीटें आई थी, कांग्रेस की डबल सीटें आई थी एनसीपी से, और एनसीपी ने 10 सीटें छोड़ी थी। अब की बार एनसीपी की हमसे डबल सीटें आई है, दुगनी सीटें आई, तो आप 10 सीटें वापस ले लीजिए। 30 सीट की कहाँ से बात आई? तो वहाँ तक बात गई। फिर भी हमने उनको 30 सीटें दी कि 30 सीटों में से आप कोई भी 10, 12, 14 छांट लीजिए, और बातें चल रही थी। अचानक एक रिक्वेस्ट आया कि हम सामने सामने बात करेंगे, हमने मान लिया। 2-3 दिन पहले की बात है, जिस दिन गठबंधन टूट गया, और एकदम अचानक फिर प्रस्ताव आया कि साहब नई बात है कि हमें आधे समय तक मुख्यमंत्री पद चाहिए। 5 साल में से 2.5 साल मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे, 2.5 साल आपके रहेंगे, और चूंकि 10 साल आपके मुख्यमंत्री थे, 15 साल, तो अब की बार पहले हमें मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि गठबंधन में एक तरीका होता है कि जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक आते हैं उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन ये तो एनसीपी को अंदेशा हो गया कि शायद उनके ज़्यादा विधायक नहीं आएंगे, और उन्होंने ये बात की। इतनी बड़ी बात कि बिना हमारे नेतृत्व से, बिना पूछे वहीं पे कोई स्वीकार कर ले, यह असंभव था। तो क्यों ये बातें रखी गई, क्यों ये बातें पहले नहीं रखी गई? हाँ, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये समझ में नहीं आता कि जो पार्टी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में, बाहर का समर्थन भी नहीं होता। पृथ्वीराज जी, आप बहुत पुराने और सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, आपने केंद्र और राज्य दोनों देखा है, फिर मेरी समझ के बाहर है कि आपको चुनाव की तारीख अनाउंस हो जाने के बाद आपकी गठबंधन की, ये बीजेपी सेना के साथ भी हुआ, वही चीज कांग्रेस एनसीपी के साथ हुई। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही बीजेपी ने शिवसेना के साथ नाता तोड़ा और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमने गठबंधन तोड़ दिया तुरंत बाद है, आप लोगों का उसके 10 मिनट के बाद एनसीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपके हिसाब से कांग्रेस के साथ तोड़ दिया। आपके हिसाब से देखिए, ये तो सोचना पड़ेगा, मैं नहीं समझता, लेकिन उससे आगे सुनिए बात। और गठबंधन तोड़ दिया, अलग अलग लड़ने का फैसला हुआ, लेकिन तुरंत एनसीपी की तरफ से राज्यपाल महोदय को पत्र दिया गया कि हम सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। अब उसकी आवश्यकता थी या नहीं थी, मैंने जानता, राष्ट्रपति शासन का पूरा मसला क्या है? नहीं, सिर्फ हम समर्थन वापस ले रहे हैं, ऐसा प्रस्ताव गया। इसका मतलब आगे वही बातें होती है। जब ये पत्र मुझे मिला, मैं राष्ट्रपति महोदय के मिला, क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, मेरे पे कोई पत्र नहीं मिला था। तो मैं जब राज्यपाल महोदय से मिला तो उन्होंने मुझे पत्र की कॉपी दी और कहा कि आपकी सरकार अब माइनॉरिटी सरकार बन गई है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है कि बात वास्तव में सही है कि माइनॉरिटी बन गई। तो मैंने कहा मैं तुरंत दफ्तर जाके कुछ लोग मेरे नेतृत्व को बता के मैं आपके पास फिर से आ जाऊंगा, और मैंने तुरंत अपना इस्तीफा पेश कर दिया। कुछ देर के बाद मुझे पत्र मिला राज्यपाल महोदय का कि आपका इस्तीफा हमने स्वीकार कर लिया है, लेकिन आप जब तक कोई और अरेंजमेंट नहीं होता, जो कि 15 दिन के बाद होने वाला था, चुनाव तो थे ही, तो कौन सा अरेंजमेंट की बात उसमें नहीं की गई थी, तब तक आप काम चलाऊ सरकार यानी कि केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में बने रहिए। और उसमें फिर आगे लिखा था कि कोई इंपॉर्टेंट फैसले नहीं लेंगे। अभी कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, कोई इंपॉर्टेंट फैसले लेने का मतलब ही नहीं। हाँ, वही चल ही रहा। मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने कहा ठीक है हम स्वीकार करते हैं। मैंने उनको धन्यवाद का पत्र दिया, लेकिन उसी समय राज्यपाल महोदय ने पैरेलल मूवमेंट शुरू कर दी और रिपोर्ट भेजी केंद्र सरकार को, यहाँ पे राष्ट्रपति के राजवट, राष्ट्रपति रूल आना चाहिए। और आपने देखा कि
तुरंत बैठक ली गई, प्रधानमंत्री बाहर थे, गृह मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई, उन्हें फैसला लिया कि राष्ट्रपति का रूल लाना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल लाना चाहिए, और तुरंत इतवार को ही राष्ट्रपति आप एक आरोप लगा रहे कि क्या जरूरत थी प्रेसिडेंट। अब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट का रूल मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके विचारों से सरकार चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एडवाइजर भेजेगी। तो क्या जरूरत थी कि जो सरकार चल रही थी जिसमें आधे मंत्री एनसीपी के थे, आधे मंत्री कांग्रेस के थे, कोई बड़ा निर्णय नहीं होने वाला था, तो क्या अंदेशा था कोई कि कोई ऐसा कोई जैसे जैसे पहाड़ गिर जाए ऐसा कोई निर्णय होने वाला है, उनकी संभावना है, क्या उसका डर था, कोई आशंका थी, या भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल एडवांटेज देने के लिए, लाभ देने के लिए एनसीपी ने एक कदम उठाया? तो ठीक है, आपकी इस वक्त की एनालिसिस ये है कि एनसीपी बीजेपी की तरफ झुक रही है, सही? अब मैंने एनालिसिस किया, निष्कर्ष आप निकालिए। नहीं, मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं, आपकी बातों को सुनकर निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि बीजेपी की तरफ एनसीपी झुक रही है, कांग्रेस फिर किधर झुक रही है? कांग्रेस अकेले है। कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है, हमारे झुकने का मतलब ही नहीं होता। हाँ, हम क्या एनसीपी के, हम क्या कि भाजपा की तरफ झुकेंगे और शिवसेना की तरफ झुकेंगे? कांग्रेस अपने बलबूते पर लड़ेगी चुनाव। लेकिन सब लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव अब खिचड़ी हो चुका है, 5 पार्टियां लड़ रही है। हाँ, 5 पार्टियां लड़ रही हैं। मैं तो सवाचार बोलता हूं क्योंकि इसमें ये मेरी अपनी शब्दावली है, मैं सवाचार बोलता हूं क्योंकि राज ठाकरे उसमें भी एक प्लेयर है। तो ये जो खिचड़ी है इसमें क्या नया दाल चावल वापस जुड़ेगा या सबका दाल अलग होगी, खिचड़ी अलग होगी, बाकी चीजें अलग होंगी? देखिए, कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है क्या, ये देखना पड़ेगा। कि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को डंप कर दिया है, अलग थलग कर दिया है। जो 25 साल से ज्यादा जो गठबंधन चल रही थी, 15 साल का तो आपका भी गठबंधन हमारे भी था, एक ऐसे तोड़ दिया। हाँ, लेकिन एक ऐसे नेता का भारतीय जनता पार्टी के ने विदेशी मूल पर पार्टी बनाई थी शरद पवार ने, और फिर आपके साथ गठबंधन तो किया बाद में आके। इसलिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने 25 साल का गठबंधन तोड़ दिया। अब कौन सा सीनियर पार्टनर था, कौन सा जूनियर पार्टनर था, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ प्लान को लेकर चल रहे थे। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव के बाद एक एरोगेंस आ गया था, एक घमंड हो गया था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनकी अपनी सोच है, उनको जो करना है करें। अब आपस में जो आजकल जो तू मैं हो रही है, राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ जैसे ही मैं तो आप और एनसीपी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी नेता आपके खिलाफ बोलने में और कोई कमी नहीं रख रहे, बहुत बोल रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन टूटा, उनके कुछ मिनटों में, बहुत आश्चर्य की बात है, कुछ मिनट तुरंत। आपको पहले से पता था कि 10 मिनट में टूट जाएगा? नहीं पता था। तुरंत ये हुआ कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तोड़ दिया कि हमको क्या बात है कि साहब मुख्यमंत्री साहब नहीं थे, वो चले गए थे, उनकी बात नहीं हुई। हाँ, आपके ऊपर आरोप लगाया कि आधे टाइम वो मिलना चाहते थे, आपके पास समय नहीं था मिलने का, आप मीटिंग्स नहीं करना चाहते। वो तो फाइल वाला तो पुराना आरोप है कि आप फाइलें नहीं क्लियर बात करते थे। सुनिए कि जब गठबंधन की चर्चा हो रही थी, हम कौन सी सीटें उनको देना चाहते हैं, हमने उनको चिट्ठी लेकर बताया ये सीटें आप ले लीजिए, इसमें से कोई बातचीत की। लेकिन पूर्व कंडीशन अगर आप रखें, नई कंडीशन आप लाते रहिए, कौन एक्सेप्ट करेगा कंडीशन आधे समय की? कहाँ होता है? कहीं हो सकता है कि कहीं हुआ हो, लेकिन ये तो आखिरी समय पे लाना, एक दिन जब बचा हो, लास्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, तब नई कंडीशन रखना, इसका मतलब ये पहले से तय था कि इसको तोड़ना है। मैं 2-3 चीज आपसे समय कम में जरूर पूछूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि आपने केंद्र की भी सियासत बहुत लंबे वक्त में देखी है, प्रधानमंत्री कार्यालय में एक मिनिस्टर है। फैक्ट ये है, 2014 के चुनाव के बाद कांग्रेस बेहद कमजोर नजर आ रही है एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर। महाराष्ट्र कांग्रेस का 95 के प्रयोग को सेना बीजेपी की युति के छोड़ दे स्ट्रांग होल्ड रहा है और कई हिस्से महाराष्ट्र के रहे। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस की दुर्गति महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नेगेटिव, नकारात्मक संदेश लेकर जा सकती है। कैसे बचा सकते हैं पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस को महाराष्ट्र? देखिए, जो लोकसभा चुनाव में जो हालत हुई, वो करीब करीब देश के सभी हिंदी भाषी राज्यों में हुई। दक्षिण में शायद उसका असर इसी बात है, कांग्रेस के खिलाफ जो मूड है उसका आपको प्रभाव पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मूड पे से हम आगे निकलना है। कई चीजें हुई है। अब लोगों ने प्रधानमंत्री का कार्यकाल करीब करीब 6 महीने का देख लिया है, या उनके जो प्रभारी अमित शाह आते हैं उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग देख ली है। आपस में झगड़े जो हो रहे हैं शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के,
पहली बार चुनाव होगा 25 साल के बाद, जब कैसे शिवसेना अप्लाई कर सकते हैं? झगड़े तो ज- आपके जैसे 15 शिवसेना- साल सरकार चलाने के बाद टूट गए ना। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के झगड़े चल रहे हैं, हमारे भी मतभेद है और हम भी अलग हो गए। तो अब फैसला हो जाएगा, 5 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं और जनता निर्णय देगी। लेकिन मुझे एक और आशा है कि जिस तरह से देश की जनता ने 2014 के लोकसभा चुनाव में एक पार्टी को पूरा बहुमत दिया, वो चाहे पार्टी हमारे हिसाब से गलत पार्टी है लेकिन दिया, क्योंकि लोग समझ गए कि खिचड़ी सरकार से कोई लाभ जो देश का नुकसान होता है उससे बचने के लिए वोटिंग की। तो क्या महाराष्ट्र में ऐसी वोटिंग होगी? मैं सोचता हूं कि शायद लोग इस तरह से वोटिंग करें। छोटी पार्टियां, इंडिपेंडेंट, आपके ऊपर कितना दबाव है इसमें? कोई, जिसमें ने कहा कोई दोहराई नहीं है। किस चीज का दबाव? 50 सीट के भीतर एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के इतिहास की सिमट चुकी है। महाराष्ट्र गढ़ रहा है। मूलतः आज अगर एनसीपी है तो आप और हम दोनों जानते हैं कि ये कांग्रेस से ही निकली हुई शरद पवार की एनसीपी है। कांग्रेस को बचाने का पृथ्वीराज चौहान के ऊपर क्या दबाव है? क्योंकि आप सिर्फ राज्य के नेता नहीं, आप सेंट्रल पॉलिटिक्स में भी रहे। देखिए, हम एक ही बात लेकर आगे जा रहे हैं कि हम आपको एक साफ सुथरी सरकार देंगे, प्रो पीपल सरकार देंगे, आम आदमी की बात करेंगे और हमारे चलते 15 साल में चलते महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को हमने पहले नंबर पे ला के रखा है। और सारे सिर्फ पैसे की बात नहीं, औद्योगिकरण की बात नहीं। कई लोगों ने गुजरात मॉडल की बात की, हमने तो उनको खुले तौर पे चुनौती दी थी कि आप आइए खुले तौर पे चर्चा करें कि महाराष्ट्र कहाँ है और गुजरात कहाँ है। नहीं स्वीकार हुई चुनौती। हम नंबर 1 हैं, हम यहाँ से आगे कहाँ जाते हैं ये हमारा विजन है। आज हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कोई गरीब ना रहे, हम चाहते हैं कि हर एक को पक्का घर मिले, हम चाहते हैं कि कोई झोपड़े ना रहे। उसकी ऐसी नीतियाँ बन सकती है। महाराष्ट्र में ताकत है कि हम ये सब कर सके। आज देखिए मुंबई का चेहरा, मुंबई में 8% जमीन पर 56% आदमी रहता है। ये बिल्कुल आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुंबई का भूगोल एक ऐसा भूगोल है, ये रियलिटी बदलना कोई बड़ा आसान काम नहीं है। हमने कई सारे प्रस्ताव रखे हैं केंद्र के, जैसे कोस्टल रोड बनानी है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के में अपने क्या कर दिखाया, आपने देखा पिछले 5 साल में मेट्रो, मोनो रेल, ईस्टर्न फ्रीवे, सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड। क्रेडिट पृथ्वीराज, एनसीपी भी लेगी ना, कोई कांग्रेस खाली अलग से क्यों क्रेडिट? कोई बात नहीं, ये हमारी साझा सरकार ने किया है। हम तो बिल्कुल मानते हैं कि हम दोनों की सरकार ने किया है, उसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन ये हम ये कहना चाहते हैं कि जो एनसीपी कांग्रेस का एक तो परफॉर्मेंस एक जगह है, लेकिन आप बीजेपी शिवसेना का परफॉर्मेंस देखिए 95 टू 99 का, और फिर देखिए मुंबई महापालिका का, जो मुंबई कॉर्पोरेशन है जिसका बजट कई राज्यों से बड़ा बजट है, उसकी सारी जिम्मेदारी शिवसेना पे है। देखिए मुंबई की सड़कों में खड्डे, देखिए मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा नया प्रोजेक्ट बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पिछले 5 साल भी किया है जो कि शिवसेना चला रही है। ठीक है, उनका परफॉर्मेंस देखिए। एक आखिरी पॉइंट, क्या भ्रष्टाचार, क्योंकि एनसीपी और आपकी सरकार, विपक्ष कहता है कि दोनों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। आपकी इमेज क्लीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं शायद इसका आपसे उम्मीद करे कि आपके रहने से लाभ मिले। क्या भ्रष्टाचार महाराष्ट्र के चुनाव में मुद्दा होगा? बिल्कुल होगा, देश के चुनाव में था, महाराष्ट्र के चुनाव में होगा। लेकिन देखिए, कांग्रेस आरटीआई कानून लाई, जिसके चलते ये सब मामले बाहर हुए। क्यों लाई? क्योंकि हम चाहते थे कि अगर कोई गलत काम हो रहा है, और ये किसी ने नहीं कहा कि गलत काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो वो उजागर होगा, उसका एक एग्जाम्पल बनेगा, लोगों को सजा मिलेगी, और उसके बाद राजनीति साफ सुथरी होगी, और उस दिशा में चल रहे हैं। देखो, एक निर्णय प्रक्रिया धीमे होने का आरोप प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पे किया, मेरे पे किया। आदर्श जैसे घोटाले भूल जाएंगे कांग्रेस के समय? लेकिन मैं समझता हूं कि शायद लोग ये भी समझेंगे कि ये घोटाला नहीं बाहर आता अगर हम कानून नहीं लाते पारदर्शिता का, हम नहीं कानून लाते आरटीआई जैसा कानून, और सजा होगी। जिसने कोई गलत काम किया है उसके खिलाफ सजा होगी। अब अगर कोई गलत काम हो तो उसको सुधारना हमारी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी। हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम एक साफ सुथरी सरकार देंगे, हम तेजी से विकास करेंगे। हम मतलब सिर्फ कांग्रेस? अब जो सरकार, कांग्रेस की सरकार जो आएगी, कांग्रेस की सरकार देगी। अब आगे क्या होगा, कुछ गठबंधन करना पड़ेगा कि नहीं, मैं आज नहीं बोल सकता। एनसीपी से वापस कोई बातचीत हो सकती है? मैं सिर्फ महाराष्ट्र की जनता से अपील कर रहा हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में पूरी की पूरी हमें बहुमत मिले, पूरी 145 सीटें मिले,
और हम मजबूत सरकार, एक साफ सुथरी सरकार, एक क्लीन गवर्नमेंट देने की कोशिश करें, जिससे महाराष्ट्र जो आज पहले नंबर पे, इतनी सब बातें होने के बावजूद भी और भी तेजी से आगे बढ़े। जो बात एनसीपी से बिगड़ गई, क्या उसे बनाने की कोशिश करेंगे चुनाव के बाद? चुनाव के नतीजे के देखने के बाद आगे की बात मतलब सीधी सीधी बात है कि भाई किसकी कितनी सीटें आती हैं। अगर आपकी ज्यादा आ गई, हमारी ज्यादा आएंगी, पक्का है। हैं? आपकी एनसीपी से ज्यादा आएगी? एनसीपी की तो सवाल नहीं उठता, हमारी तो सबसे ज्यादा आएंगी सीट। अच्छा, आपकी सबसे ज्यादा आएगी। मैं इसी बात पर इस इंटरव्यू को खत्म कर रहा हूँ। पृथ्वीराज जी से बात करने का बहुत बहुत तो शुक्रिया। इसको बचा कर रखूंगा उस दिन के लिए जब चुनाव के नतीजे आते हैं। पृथ्वीराज जी ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि इनकी सीटें सबसे ज्यादा आएगी। हर नेता ये बात कहता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं एनसीपी के मुतालिक इस बात को जरूर याद रखूंगा। जैसे मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं कि ये सारे गठबंधन टूटने के बाद, इसको आप औपचारिक तौर पर 5 कॉर्नर्ड कहिए, 5 कोणीय कहिए, मैं इसको 4.25 कोणीय कहता हूं, लेकिन बहुत वर्षों से महाराष्ट्र की सियासत देख रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये शायद सबसे दिलचस्प चुनाव हो। पुराने दोस्त टूट चुके हैं, नए दुश्मनों की जरूरत नहीं है। अब पुरानी दोस्तियां नई दुश्मनियां कैसे बनेंगी, या नए दुश्मन पुराने दोस्त कैसे बनेंगे, इस सब की भविष्यवाणी अभी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है। पृथ्वीराज जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।